नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। इससे पहले हमने जल प्रदूषण के बारे में बात की थी, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है वो काफ़ी नया है और ये जो प्रदूषण है वो अलग प्रकार का प्रदूषण होता है और सबसे घातक भी होता है। ये प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई नहीं देते और ये प्रदूषण अन्य की तुलना में अधिक हानिकारक है, जो सीधा हमारे शरीर में जाकर और इतना अधिक नुकसानदेह साबित होता है कि उसकी वजह से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आगे आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं वो भी इसके दंश को झेलती है। और इसका प्रभाव हम देखते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि केवल जल में है या स्थल में है या एक जगह नहीं है, हर जगह है, जल में भी, स्थल में भी और वायुमंडल में भी हम जो है इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यदि हम परिभाषित करें तो हम देखते हैं कि नाभिकीय पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यानी जो नाभिकीय पदार्थ यानी जिनमें की रेडियो एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है, उनका जो विघटन होता है वो चाहे प्राकृतिक वजह से हो, चाहे वो कृत्रिम वजह से यानी मानवीय वजह से हो, उस वजह से जो प्रदूषक तत्व है जो कि जल में या वायु में या स्थल पे फैल जाते हैं और इनको प्रदूषित करते हैं, तो वो कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मिता वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब इसमें रेडियोधर्मी तत्वों को विघटन होता है तो उसमें बहुत ही विकिरण निकलते हैं जो बहुत ही हाई पावर के होते हैं। और यदि हम इन विकिरण की बात करें तो ये विकिरण जो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनके बारे में हमने पहले भी सुन चुके हैं हम। इन सभी विकिरणों का कारण क्या होता है कि नाभिक के जो अणु होता है, उसका जो नाभिक है उसमें जो अणु है उसका जो विखंडन की वजह से ये विकिरण निकलते हैं। और रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है उसका प्रभाव काफ़ी व्यापक होता है। मनुष्य है, जीव जंतु है, जानवर है, वनस्पति है, और जो खाद्य सामग्री है वो भी हमारी इससे प्रभावित होती है। अब यदि हम बात करें इसके स्रोतों के बारे में कि किस वजह से ये फैलता है, तो विघटित होते जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लाइड से उत्पन्न होते हैं ये विकिरण, और यही इस प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। और विकिरण जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गैर आयनित विकिरण जो कि आयनों में परिवर्तित नहीं होते, और एक होते हैं जो कि आयनीकृत विकिरण होते हैं। और ये विकिरण जिस माध्यम से गुजरते हैं उसके परमाणु अणुओं को आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे। पराबैंगनी किरणें हैं, एक्स किरणें हैं जो काफ़ी हानिकारक रहती है हमारे शरीर के लिए, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम धरातल पर रेडियोधर्मी प्रदूषण है उसके स्रोतों की बात करेंगे, किन वजह से ये फैल रहा है, तो उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो कि प्राकृतिक है और दूसरा जो कृत्रिम या जो मानव की वजह से होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। प्रकृति में विकिरण के अनेक स्रोत हैं, जैसे ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं, सौर किरणें हैं, तो सौर किरणों में बहुत सारे विकिरण होते हैं। पराबैंगनी किरणें भी उसमें होती है, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, ये सारी किरणें उसमें होती है, या कॉस्मिक किरणें हैं। तो ये जो किरणें जो आती हैं ये क्या होती है, ये रेडियोधर्मिता का स्रोत होती हैं। और इनके द्वारा इसके अलावा पार्थिव विकिरण जो है यानी पृथ्वी जो विकिरण वापस भेजती है, जो मतलब सूर्य से पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है और वापस जो विकिरित करती है, वो भी इसका जो है एक कारण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में जैसे भूगर्भ में यूरेनियम है, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारी चट्टानों में ये तत्व पाए जाते हैं। तो जब ये विघटित होते हैं, ये चट्टानें टूटती हैं, तब भी क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसके अलावा कोबाल्ट, कार्बन, स्ट्रांसियम, ये भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रसार करते हैं। वर्षा और वायु के द्वारा भी रेडियोधर्मी तत्व जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से जो ये प्रदूषण होता है वो इतना अधिक हानिकारक नहीं होता जितना मानवीय कारणों की वजह से होने वाला प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं कृत्रिम स्रोतों के बारे में, जो जिसमें कि मनुष्य का प्रमुख योगदान है। तो मनुष्य ने अणु रिएक्टरों का निर्माण किया है, अणु बमों का निर्माण किया है युद्ध के लिए। यहाँ तक हम देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्रों में भी इन विकिरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्सरे की मशीन है, ये रेडियोग्राफी जो की जाती है, तो इनमें जो विकिरण जो काम ली जाती है भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होती है। और विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो परमाणु बमों का जो परीक्षण किया जाता है
जो वो काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि इसके अलावा मानव द्वारा जो रेडियोधर्मी कचरा है वो समुद्र में या अंतरिक्ष में या भूपटल पे क्या कर देते हैं, वो डंप कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रदूषण फैलता है। यूरेनियम का खनन करते हैं या परमाणु भट्टियों से यदि रिसाव हो जाता है विकिरणों का, तो उनकी वजह से भी रेडियोधर्मिता जो है वो वातावरण में फैल जाती है। अब बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव के बारे में। जैसा कि हमने पहले बात की कि ये अन्य प्रदूषणों की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होता है। तो परमाणु विस्फोट है वो जल में किया जाता है, तो जल जो है वो क्या होगा, उसमें रेडियोधर्मिता फैलेगी, वो गर्म हो जाएगा क्योंकि काफ़ी ऊर्जा निकलती इस समय। इसके अलावा वायु में इसके कण फैलते हैं, तो वायु प्रदूषण, तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों को ये जन्म देता है। इसके अलावा इसका बहुत जो है दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलता है। रेडियोधर्मिता के प्रभाव से क्या होते हैं, जीन और जो गुणसूत्र है वे भी परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इतना अधिक प्रभाव इसका पड़ता है। और इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, विकलांग है या अपंग होते हैं। इसका उदाहरण हम जापान में देखते हैं, हिरोशिमा नागासाकी का, जो जहाँ पे कि अमेरिका के द्वारा विश्व युद्ध के दौरान क्या किया गया था, बम गिरवाए गए थे, परमाणु बम, और उनका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ जो बच्चे, अगली जो संतति थी, जो पीढ़ी थी, उसके जो बच्चे थे वो कैसे थे, अपंग थे या किसी न किसी मानसिक विकृति का शिकार भी थे। तो ये नहीं है कि केवल एक पीढ़ी तक इसका प्रभाव, जो है प्रभाव वो कई पीढ़ियों तक चलता है। इसके अलावा इसके दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। इससे त्वचा, खून के कण, हड्डियों में विद्यमान मज्जा, शरीर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त की कमी आदि कई बीमारियां भी इससे हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण न केवल हमें बल्कि गर्भस्थ जो शिशु है उनको भी इतना प्रभावित करता है, उनकी वजह से क्या गर्भस्थ शिशु जो है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु है, वनस्पति है, खाद्य सामग्री है, उन पे इसके कण पड़ जाते हैं। तो ये खाद्य सामग्री पड़ेंगे तो सीधे हमारे क्या है, पेट में जाएंगे, तो किसी न किसी बीमारी को जन्म देते हैं। वनस्पति है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दिक्कत आती है। जीव जंतुओं में कई विकृतियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इससे सारे जो है जैव मंडल जो प्रभावित होता है। इसके अलावा जो हरे पादप जो उत्पादक होते हैं वे गामा किरणों के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो इनसे पौधों की जो वृद्धि है, उनमें फलों का विकास है या बीजों का विकास है, वो भी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये पूरे जैव मंडल को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण है कि किस प्रकार उस पर कंट्रोल किया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये किया जा सकता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जा सकता है जिसके द्वारा ये भूमिगत है या जल पानी में जो परीक्षण किए जाते हैं या वायुमंडल में जो परमाणु बमों के जो परीक्षण किए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी संधियाँ भी की जाती है, जिनमें कि सभी देश जो है साइन करते हैं कि हम लोग ये परीक्षण नहीं करेंगे। तो इन उपायों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक जो है वो और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ऐसी विधियाँ या साधन जो हैं वो अब इसका इन्वेंट करें कि उनसे उसका नियंत्रण किया जा सके या उसका प्रभाव जो है वो कम से कम किया जा सके। युद्धों के लिए वैश्विक स्तर पे जो बमों का निर्माण किया जाता है, परमाणु बमों का निर्माण किया जाता है, तो उसमें कटौती की जानी चाहिए, उस पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए, तभी जो है ये कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा रेडियोधर्मी हथियार है, उपकरण है, कोई भी साधन है, उनका निर्माण जो है उनके प्रयोग पे प्रतिबंध या जो उनका प्रयोग उसको प्रोत्साहित न करके हतोत्साहित करेंगे तो उनका निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण है या मानव शरीर में परमाणु विकिरण प्रदूषण का परीक्षण किया जाना चाहिए और सुरक्षात्मक तरीके जो है वो विकसित किए जाने चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं जो परमाणु बिजली घर जो होते हैं वहाँ पे क्या आते हैं, जो यूरेनियम है, इन प्रकार के जो रेडियोधर्मी खनिज है उनका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो उसको विसर्जन जो है उसको डंप जो है वो सीधा डंप नहीं किया जाना चाहिए। तो उस विसर्जन को दबाने के लिए या भंडारण करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि विकिरण जो है वो बाहर नहीं जा सके।
यानी उसको खुले में डंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो खुले में डंप हम कर देंगे तो वो निश्चित रूप से वायु को, जल को या भूमि को प्रदूषित करेगा, और वायु के द्वारा ये हमारे जो है मानव है या मानव जाति है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा। तो उसके लिए ऐसी जो सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उनका आविष्कार किया जाना चाहिए, जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो मानव समाज की सुरक्षा, निरंतरता के और खुशहाली के लिए आवश्यक है कि प्रदूषकों, विशेष तौर पर जो रेडियो एक्टिव प्रदूषक हैं, उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। और यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा वही हाल होगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी का हुआ। तो न केवल इसका प्रभाव हम ही नहीं भुगतेंगे, बल्कि हमारी अगली पीढ़ियां भी भुगतेगी, क्योंकि उनमें भी फिर वही विकृतियां दिखाई देगी। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में हमने देखा कि काफ़ी भयावह स्थित प्रदूषण है, ये सबसे हानिकारक प्रदूषण है। और वर्तमान में इतने अच्छे मतलब कि इसके उपाय के लिए इतनी अच्छी कोई विधियां हैं, उपाय भी अभी तक आविष्कृत नहीं किए जा सके हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने ही स्तर पे इसमें क्या किया जाए, जन चेतना फैलाई जाए, इसके अलावा इसके प्रयोग को कम किया जाए या इसके विकल्प ढूंढे जाए। धन्यवाद।